नमस्कार मित्रों। फेसबुक पर आप लोगों से मुखातिब होने का ये मेरा पहला ही मौका है। मेरा अपना ये कोई शगल तो नहीं है, लेकिन समान शिक्षा आंदोलन के कुछ साथियों ने विशेष रूप से एक चर्चा चलाते रहने की पहल की है। हमारे मित्र चतुरानंद ओझा जी ने का खास निवेदन रहा कि हम लोग अवसाद के इस मौके पर, आपदा से जनित इस अवसाद के मौके पर कुछ चेतनता का जगाने का कार्यक्रम भी चलाते रहें और अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते रहें, जो शायद आज के समय में और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब से ये महामारी पूरी दुनिया में फैली और ख़ास तौर से चीन के बाद, जब तक चीन तक थी तब तक लोगों ने उसको बहुत दूसरे ढंग से देखा, लेकिन जैसे ही ये यूरोप में ये महामारी फैलती गई और अमेरिका तक पहुंचती दिखाई दी और उन विकसित पश्चिमी देशों में इसका प्रसार होता दिखाई दिया और उस तरह से इतना बड़े बड़े परिमाण में होता दिखाई दिया, तो इसका एक सामान्य भय पूरी दुनिया में हुआ, घबराहट पैदा हुई। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ वो लोग भी जो ख़ास तौर से सुविधा संपन्न लोग थे, उनको लगा कि जब ये पश्चिमी विकसित राष्ट्रों में इस तरह प्रभावित कर सकती है उनको, तो निश्चित रूप से इससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। तो ये एक बड़ी घबराहट का समय था। और फिर जब हमारे यहाँ इस महामारी ने अपना आकार लेना शुरू किया और उस आकार लेने के अगले चरण में ख़ास तौर से जब हमने मजदूरों को, हमारे कारीगर हैं जो विभिन्न प्रांतों में अपनी जीवन और पलायन होता दिखाई दिया, उनकी बेबसी, उनकी लाचारी, उनकी भूखमरी, तमाम तरह की समस्याएं जब सामने आने लगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि शुरू में और कुछ तो अभी तक भी बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं, हमारे बहुत सारे साथी और कुछ अच्छे सुविधा संपन्न लोगों ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने जमीन पर उतर के या आर्थिक रूप से सहयोग भी किया, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की। सरकारी उपक्रम तो जो चलते हैं, जैसे चलते हैं, उनकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है बहरहाल, लेकिन ये जो शुरुआती दौर था, ये दौर में ये संवेदना कुछ ज़्यादा ही उभर रही थी लोगों की, हम ऐसा महसूस हो रहा था। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि हमने बड़ी गलती की है, हमारी सभ्यता गलत दिशा में चली गई है, हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा, पर्यावरण में को हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसे ठीक कर। और तक कहने लगे कि ये इतना जो हम लोग तमाशे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो जीवन क्या है, यानी जीवन की नश्वरता तक ये बातें लोग करने लगे। लेकिन निश्चित रूप से मुझे वो सब श्मशान वैराग्य जैसा ही हमारे जैसे लोगों को लग रहा था, क्योंकि श्मशान पर खड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा जीवन की नश्वरता की बात करता है, लेकिन जैसे ही लौटता है वो अपने जीवन में फिर उसी तरह से वो व्यस्त होता है, उसी तरह के काम करना शुरू कर देता है जैसा वो करता है, बल्कि कभी कभी ज़्यादा करने लगता है। तो वो श्मशान वैराग्य और वो जो सामयिक पीड़ा वाली बातें हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसकी भी दो दृष्टि जो की, या जिसको कहते हैं सुविधा संपन्न वर्ग की दृष्टि है, उसके लिए तो ये पर्यावरण का संकट था, उसके लिए ये जो है अब दुनिया में कुछ नई प्रणालियों को और आगे विकसित करेगा, जैसे डिजिटल वाली बात ज़्यादा प्रधान रूप से लोग की जाने लगी, ऑनलाइन बातें होंगी और जीवन शैली की उस तरफ बढ़ेगी, इस तरह की बातें ज़्यादा होने लगी और करने लगे लोग। और दूसरी तरफ जो कि है वो लोग जो अर्थ प्रणाली में भी थोड़ा बहुत अपने हक में जो सुधार चाहते हैं, उस तरह की दृष्टि की बातें करने लगे। और जो कुछ समाजवादी सोच के लोग थे, उन लोगों के लिए भी कुछ एक नया मौका सा दिखाई देने लगा। कुछ लोगों को लगा कि शायद इससे एक बड़े बदलाव, एक व्यवस्थागत बदलाव की स्थिति बन सकती है, और कुछ तो इतने भी आशावादी होकर बोलने लगे कि शायद एक बड़ी क्रांति हो जाए, जिसकी हम लोग बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं या कोशिश से। तो इस अलग अलग तरह से लोग पूर्वापेक्षाएं जगाना उन्होंने शुरू की, लेकिन जहाँ तक हमारे साथियों की समझ है,
कि क्रांति के लिए तो भले ही कितना असंतोष हो, के साथ कोई विचार नहीं जुड़ा हुआ है, कोई सिद्धांत नहीं जुड़ा हुआ है, और कोई नेतृत्व नहीं है जो लोगों को जागरूक उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, अपने पीछे होने के लिए तैयार कर सके, तो क्रांति तो एक बड़ी चीज होती है। बहुत सी चीजें इतिहास में आकस्मिक रूप से घटित होती हैं, लेकिन बहरहाल कोई इतनी बड़ी आशा जगाने की बात बनती दिखाई नहीं देती। ये जरूर है हमारे जैसे लोगों के लिए कि ये हम के लिए एक मौका है, एक ठहराव है, यूं कहा जाए कि ये जो तेजी से भागती हुई दुनिया है, लोग जो एकदम एक दूसरे से बात करने के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, और वो दूसरों की तरफ देखना तो चाहते ही नहीं हैं, वो केवल अपनी तरफ देख रहे हैं। ये जो मौके नहीं बन रहे थे, उसने ये महामारी ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया, एक ठहराव सा पैदा किया, इसको एक पॉज कह सकते हैं, कॉमा कह सकते हैं, कि हम उस पर बात करें, चीज़ों पर समझें, एक तरह से रिविजिट करें अपनी स्थितियों को, व्यवस्थाओं को और सत्ताओं को, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हमारे आज के विषय में जो है, हम किसी वर्तमान सत्ता या पिछली सत्ता या देश और दुनिया के अन्य सत्ताओं के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। उनके चरित्र व्यवहार, उनके स्वरूप के बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि रोज़ हम लोग बातें कर रहे हैं और जो जैसी समझ रखता है उसी तरह से उसकी व्याख्या करता रहता है। बहरहाल उस पर टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत इस समय नहीं है। दूसरी बात कि कोरोना कहाँ से आया, कैसे आया, किसने पैदा किया, नहीं पैदा किया, उसके कैरियर्स कौन हैं, कौन हमारे देश में उनको लेके आया, नहीं लेके आया, वगैरह वगैरह, और अब कैसे उसका विस्तार हमारा नहीं है, हम लोग इस पर बात करने नहीं जा रहे हैं। हमारा विषय कुछ और है। हमारा विषय ये है कि आखिर ये महामारी है, और महामारी पहले भी आई हैं और आती रहेंगी। महामारियों का तो सिलसिला चलता ही रहेगा, और उसके वैक्सीन भी बनते रहेंगे, और उसके समाधान खोजने की कोशिशें भी होती रहेंगी। हमारे लिए विषय महामारी उतना ज़्यादा नहीं है। हमारे लिए विषय है कि ये समाज, हमारा देश, हमारी व्यवस्थाएं किस हालत में हैं कि हम इस सीमा तक लोगों को बेबस और लाचार और यहाँ तक भूखमरी के हों, और जैसे उनके लिए दूसरा कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। किस हाल में छोड़ा हुआ है, हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित है। बहुत से लोगों को हम देख पाते हैं, बहुत से लोगों को देख नहीं पाते हैं। इस महामारी ने बहुत सारे लोगों के चेहरे तो सामने जरूर कर दिए, लेकिन ये हम तो अभी भी बहुत सारे लोगों को देख नहीं पा रहे हैं जो इससे दूर दूर तक प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तो समस्या ये है कि आखिर इसके आधारभूत कारण क्या है कि मनुष्य तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं को झेलता रहा है, झेलेगा भी, लेकिन उसमें ये उसका एक वर्गीय चरित्र बन रहा है, उसको भी समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं उससे। एक बात इधर मुझे मेरी व्यथा का एक विशेष कारण, एक द्वेलन का विशेष कारण एक ये भी रहा कि एक जो सुविधा संपन्न हमारा समाज का वर्ग है, वो निश्चित रूप से भी आशंकित है और भयभीत है, लेकिन उस कदर नहीं जैसा कि शुरू में वो दिखाई दे रहा था, बल्कि उसके अंदर एक एटीट्यूडनल चेंज, एक मानसिक बदलाव की स्थिति ये दिखाई दे रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि हम शायद सुविधा संपन्न हैं, हम इस महामारी से निपट लेंगे, और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो ये हम अपने साधनों से इस पर विजय पार करते हैं। हम जो कायदे कानून है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जा रहा है, समाज से दूरी बनाकर कैसा करते हो, समाज से दूर तो वैसे भी रहते थे, अब समाज उनका जो अपना था अब उससे भी थोड़ा सा बीच बचाव कर लेंगे, तो एक उनके अंदर हम शायद जीत। और जो लोग सड़क पर हैं, जिनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग कोई मायने नहीं रखती, जिनके लिए भूख पहले मायने रख रही है, जिनको लग रहा है कि हम तो ऐसे ही मरेंगे, तो हमको कोरोना मारे या ये मारे ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो उनकी जो स्थिति है, और उनको जब हम बेबस, लाचार और इस स्थिति में देख रहे हैं, तो बहुत से ऐसे
हाँ, तो जो उनको उनके अंदर की एटीट्यूडनल चेंज ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको लग रहा है कि भाई ठीक है, महामारी तो फैलेगी, लेकिन अब इन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है। वो एक पुराना फ्रेज है, दे आर बॉर्न टू ड्राई दिस वे। वो इसी तरह से मरने के लिए बने हैं, इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है नहीं। उनके लिए तो सरकार सहायता कर ही रही है, इतना कर दिया उतना कर दिया वगैरह वगैरह। तो ये लोग तो हमेशा से याचक रहे हैं, ये लोग हमेशा से भीख लेते रहे हैं, दया के पात्र रहे हैं। और अगर 3-4 करोड़ लोग मर गए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये खतरनाक बात, ये तरह का जो एटीट्यूडनल चेंज है, ये नया तो नहीं है, ये है तो पुरानी बात। लेकिन इस महामारी के दौर में भी इस तरह की जो मानसिकता है, अगर वो दिखने लगी हो, प्राइवेटली दिखने लगी हो, सार्वजनिक रूप से भला नहीं दिख रही हो, लेकिन वो निजी रूप में दिखाई देने लगी हो, तो ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं है कि हमारा समाज कहाँ पहुंच चुका है, हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो ये तो एक बात हुई। और तब हमको सोचना पड़ता है कि क्या हम कि कोई पशु समाज हैं, हम मानव समाज हैं भी कि नहीं है। लेकिन शायद हम पशु समाज कह के भी पशुओं की बेइज्जती करेंगे, क्योंकि पशु तो अगर भूखा होता है तो छीन झपट के खा लेता है, और उसके बाद और कोई सिस्टम नहीं होता कि वो आगे भी अपनी पीढ़ियों के लिए करता रहे। लेकिन मनुष्य तो बहुत खतरनाक पशु है, क्योंकि ये संचय भी करता है और तरह तरह के तरीके और सिस्टम्स बनाता है, तरह तरह के बहाने भी बनाता है अपनी सारी गलतियों के लिए। तो ये सारी जो मनुष्य का जो एक पशु से कहीं और आगे के खतरनाक जीव का है, तो ये उसका वो स्वरूप जो प्रकट हो रहा है, उसके बारे में सोचना होगा। तो अब एक जो बड़ी बात है वो ये है कि आखिर फिर प्रश्न यही है उठता है कि आखिर फिर ये राज्य व्यवस्था और ये सब समाज उमाज ये है क्या चीज। अगर लोग इसी तरह की मत्स्य न्याय की स्थिति में रहने हैं, यानी जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसके पास दम है खम है, वो अपना जो कुछ भी कर सकता है, सुविधा संपन्न, उसके पास वो जो निर्भर है उसको ऐसे ही रहना है, उसको हमेशा जो कि है दूसरों का मुखापेक्षी होकर रहना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का डार्विनवादी सिद्धांत उसी तरह से लागू रहना है कि जो, तो फिर राज्य क्यों है, फिर समाज क्यों है, फिर ये राज्य के कल्याणकारी व्यवस्थाओं की बात करना क्यों है। फिर तो ये मूलभूत प्रश्न से की बात खड़ी हो जाती है कि आखिर ये फिर ये क्यों है, फिर इसकी जरूरत क्या है। तो फिर तो जो भी है छीन झपट के खाएगा। और शायद हो सकता है छीन झपट के खाने की स्थिति में जो लोग आज सुविधा में हैं वो लोग न रह पाए, क्योंकि जो लोग फिर सब लोग अगर निर्द्वंद होके अगर कुछ करने लगेंगे तो शायद लोगों के लिए अपने को सुरक्षित रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये राज व्यवस्थाएं प्रकारांतर से लोगों को हमेशा इस स्थिति में बनाए रखने का एक मौका दे देती, तो पढ़ने का मौका दे देती। यह बात ज्यादा सोचने की है, समझने की है। खैर, शताब्दी से या थोड़ा और पहले से भी लोगों ने, कई विचारकों ने तमाम तरह के संकल्पनाएं अवधारणाएं प्रस्तुत की। राष्ट्रीय राज्य आया, कल्याणकारी राज्य आया, और फिर डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी जैसी बात आई कि मनुष्य को स्वतंत्रता होनी चाहिए और अपनी व्यवस्था में रहने की, अपनी सरकार चुनने, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, ये लिबरल डेमोक्रेसी का एक जो कॉन्सेप्ट चला, तो उससे बड़ी उम्मीदें जगाई गई। लेकिन हुआ क्या कि वो लिबर्टी थी उसमें, उस लिबर्टी का लाभ किसको मिला? उस लिबर्टी का लाभ उन लोगों को मिला जिन लोगों के पास साधन थे, चाहे पुराने साधन थे या जिन्होंने नए साधन निर्मित कर दिए, और वो साधन धीमे धीमे संकेंद्रित होते गए लोगों के हाथ में। बाकी लोग जो कि हैं वो हमेशा की तरह से उन पर और निर्भर होते चले। दूसरा जो इसका जो एक समाजवादी विकल्प, ये समाजवादी दर्शन, सोशल डेमोक्रेसी, इसके सिद्धांत प्रमुख रूप से तो कार्ल मार्क्स ने गढ़े, और उन्होंने तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ जैसी संकल्पनाएं कही, और सोशलिस्ट इंटरनेशनल्स की ये बातें आगे बढ़ी। लेकिन उसके बावजूद भी समाजवाद उनका, लोगों का जो समाजवाद था वो राष्ट्र की सीमाओं में कैद रहा, राष्ट्रीय समाज बन के रह गया। लेकिन और वो भी एक छद्म समाजवाद की स्थिति में ज्यादातर रहा। अक्सर जहाँ पर जैसे रूसी बड़ी बड़ी क्रांतियों के रूप में, जहाँ रूस की क्रांति है, चीन की क्रांति है, तो उसने एक
वो एक दूसरा रूप अख्तियार किया। उस रूप कि जनता की सारी शक्ति को स्टेट में, राज्य में केंद्रित कर देना, राज्य में जो उसके संचालक हैं उनके हाथ में सारी शक्तियां केंद्रित हो जाना, और मनुष्य की लिबर्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाना, मनुष्य के अपने स्वतंत्र निर्णय के सारे अधिकार। तो अगर हम सभ्यता के प्रगति में मनुष्य का कोई स्थान समझते हैं तो वहाँ भी एक ये जो टोटलिटेरियन शासन पद्धतियाँ पैदा हुई, तो उसने एक तरफ तो समता की बात जरूर की, संपत्ति की समाप्ति की बात भी की, लेकिन दूसरी तरफ मनुष्य को बहुत ही गौण बना दिया और मनुष्य को एकदम राज्य का केवल उसके नियमों का अनुपालक बना दिया। उसके स्वतंत्र इच्छाएं, उसकी वाणी की स्वतंत्रता तो पहले ही खत्म हो गई, और बाकी चीजें। तो ये कुल मिला जुला करके ये विरोधाभास, ये विडंबनाएं वहां भी रही। और एक और दूसरी चीज थी, ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा वॉर एक दूसरे के खिलाफ, जो पश्चिमी लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी या पूंजीवादी जो जनतंत्र थे, लोकतंत्र थे, और दूसरी तरफ ये जो समाजवादी लोकतंत्र अपने को कहते थे, इन दोनों के बीच में प्रोपेगेंडा वॉर, एक युद्ध बड़ा जोर से चला और एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक लंबी कोशिश चली, करीब कई दशकों चली, और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो कोल्ड वॉर का भयंकर रूप उसने लिया। तो इस प्रोपेगेंडा वॉर के दौरान ये कोशिश की जा रही थी कि प्रजातांत्रिक राष्ट्रों द्वारा या लिबरल डेमोक्रेसी या कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी के द्वारा, कि ये साम्यवादी राष्ट्र, इनको पहले से अछूत जैसा देखा भी जा रहा था कि साम्यवादी राष्ट्र जो है वो गड़बड़ है और ये अपनी जनता की स्वतंत्रता का अपहरण इन्होंने किया हुआ है। एक तरफ तो ये बात की जा रही थी, दूसरी तरफ जो साम्यवादी राष्ट्र लगातार इस प्रतिस्पर्धा में थे कि वह अपना विकास वो पश्चिमी डेमोक्रेसी से भी ज्यादा अच्छा दिखा सकते हैं, उनके पास पूरी समाज की शक्ति है और वो अच्छा और उससे भी ज्यादा प्रयास अपना विकास करके दिखा सकते हैं। तो उन्होंने अपने सारे संसाधन, यानी जनता की जितनी भी कमाई थी, उस सारी कमाई को उन्होंने उनके समानांतर अपनी आयुध शक्ति बनाने में, अपने डिफेंस प्रोजेक्ट्स आगे चलाने में, स्पेस प्रोजेक्ट, ऐसी बड़ी चीजों में खर्च किया जिसके लिए उनके पास बहुत सारे साधन नहीं थे। और उस पर उसका सीधा प्रभाव ये पड़ा कि जनता लगातार इम्पावरिश होती गई, लगातार गई, जनता के विकास की स्थिति बनने के बजाय वो लगातार इम्पावरिश होती गई। तो यह एक बड़ा भारी विरोधाभास और विडंबना की स्थिति रही। और अंत में जानते हैं कि सोवियत रूस के विघटन से तो फिर स्थितियां पूरी तरह से एक तरफा हो गई और पूरा पूरा जैसे यूनिपोलर या एक ध्रुवी विश्व बनने की स्थिति बन गई, जिसमें कि जिसका सबसे ऊपर शिखर पर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका बैठा हुआ दिखाई दिया। और लगभग वो सारी व्यवस्थाएं, वो ऐसे भी राज्य जो समाजवादी उपक्रमों को किसी न किसी रूप में संचालित कर रहे थे, मिले जुले रूप में, मिश्रित रूप में, उन्होंने भी हथियार डाल दिए और वो पूरी तरह से वो अमेरिका राष्ट्रों के अनुगामी होते हुए दिखाई दिए। यह एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड सामने आ गया। और यूं कहा जाए कि इसका जो एक सीधा असर क्या पड़ना था, इसका असर ये पड़ना था जिसे लगता था जिस असमानता को दूर करने के लिए, जिन चीजों से आगे निकलने के लिए, समाज को, मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें थी, वो कहीं और अब रह क्या गया। अगर इस स्वतंत्र व्यवहार में अगर किसी को ऊपर उठना था, कोई विकसित था, तो उसके पास शक्ति चाहिए थी, उसके पास पूंजी चाहिए थी, और बाकी लोगों को उनका केवल होना था। हाँ, अगर वो कभी संकट में हो तो जन कल्याण के नाम पर उनको कोई दया या भीख देते रहने की वाली एक पद्धति, जिसको डोल कहते हैं, वो एक इस पूंजीवादी समाज में, और उस पर भी लोगों का ऐतराज होता रहा कि इनकी इतनी सहायता क्यों गरीबों की जाती है, ये लोग काम नहीं करते, ये नहीं करते। यानी उनको एक समाज का नकारा वर्ग के रूप में देखने, उनके ही ऊपर आरोपित करने, और उनको कुछ भीख में या कुछ दया में या कुछ सहायता के कार्यक्रम में सब्सिडीज के नाम पर कुछ देते रहने की बातें चलती दिखाई दी। और मतलब एक प्रकार का वो यही जो बात मैंने शुरू में एक बात कही कि वो एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड था वो इस रूप दिखाई दे रहा था कि उनको मान ही लिया गया कि वो इसी लायक है, उनकी योग्यता में
कमी है वगैरह वगैरह। अब योग्यता में कमी क्या है, क्यों है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कितना पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, उनको क्या, उनका वातावरण क्या होता है वगैरह वगैरह, ये बहुत बड़े गंभीर प्रश्न हैं जिनके आप करते रह सकते हैं। बहरहाल कुल मिला जुला करके ये तो साफ है कि ये आपदाएं और विपदाएं जो भी हैं, ये तो उस असमानता को, उस विरोधाभासों को, उन विडंबनाओं को सामने रख के नंगा करके खड़ा कर देती हैं, वरना ये चीजें चलती रहती हैं, दबे छुपे चलती रहती हैं या कहीं प्रकट रूप से चलती रहती हैं। लेकिन बड़ा जो जहाँ शक्ति है, जहाँ संचालन है शक्ति का, वो उसके प्रति बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होती, और समाज के वो लोग भी चिंतित नहीं होते, उनको तो वो देखना भी नहीं चाहते। लेकिन ये है कि हाँ, वो दिखाई देते रहते हैं कभी कभी। तो यह एक पक्ष हुआ। हमको बात यहाँ पर समझने की है कि आखिर ऐसा क्यों, इतना दर्शन, इतने सारे विचारक, इतने चिंतनशील मनीषी लोग जिन्होंने देश के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, मानवता के बारे में सोचा, उसके बावजूद आज हम फिर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, फिर उसी तरह से बात कर रहे हैं, फिर उसी तरह की चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। तो आखिर सोचना पड़ेगा कि है कहाँ, गलतियां कहाँ पर हैं। पहली बात तो हमको ये तय कर लेना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, समाज को बनाना क्या चाहते हैं। हम बात, क्या हम सचमुच किसी समतावादी समाज की बात सोचते हैं? अगर हम किसी समतावादी सोचते हैं तब तो इस पर बात किया जाएगा, नहीं तो कोई बात करने की बात ही नहीं है। ठीक है, जिस तरह का ये जो वर्टिकल सोसाइटी है, जिसमें ऐसे ऐसे कुछ मीनारें खड़ी हो जा रही हैं और कुछ के चारों तरफ झोपड़पट्टियां बन जा रही हैं, तो फिर उससे अगर सब लोग संतुष्ट हैं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर अब ये संवेदनाएं हमारे आपके अंदर होती हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि गलत कहाँ है और किस तर्क से, वो कौन से तर्क हैं जो इन सारी चीजों को पराजित करते हैं। तो अगर हमारा उद्देश्य एक क्षैतिज समाज विकास का है, अगर हम सबका विकास चाहते हैं, ठीक है, एकदम बराबर तो कभी कोई भी चीज नहीं हो सकती, लेकिन जो कंपैरेटिव रिलेटिव इक्वालिटी हो, उसमें कम से कम हर एक को जीने खाने और उसको कम से कम न्यूनतम जो सुविधाएं आवश्यक है उसको पूरा करने की स्थिति उसकी अपनी होनी चाहिए, किसी की दया भीख पर नहीं होनी चाहिए। तो वो स्थिति अगर हम नहीं बना पाते हैं किसी भी समाज में, और हम इधर उधर बहाना खोजते हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, ये है वो है, तो ये सब बातें हमको लगता है फिर तो करना ही बेकार है। सच्चाई तो ये है कि हमारी वही जनसंख्या, हमारी मानव शक्ति जो कि आज हम लोगों को वो एक तरह से दूसरों से प्रतिद्वंदिता करने का भी मौका देती है। बहरहाल तो बात तो ये है। तो इस क्षैतिज विकास के लिए हमारी जरूरतें क्या बनती हैं? तो क्यों नहीं ये सारा कुछ सोशलिस्ट डेमोक्रेसीज में पूरी तरह से वो प्रतिफलित हुआ, क्यों नहीं ये लिबरल डेमोक्रेसीज में प्रतिफलित हुआ? तो अगर कहीं ना कहीं क्या चीजों का दोष रह गया, तो पहली बात सोचना ये पड़ेगा कि अगर हम किसी क्षैतिज विकास की तरफ सोचते हैं, लोगों के समानांतर विकास की तरफ सोचते हैं, समतापरक विकास की तरफ सोचते हैं, तो हमको कम से कम दो चीजों पर तो ध्यान देना पड़ेगा कि उसका सिस्टम क्या होगा, उसकी प्रणाली क्या होगी, वो किसके द्वारा शासित होंगे, किसके द्वारा निर्णीत होंगी व्यवस्थाएं, किसके लिए निर्णीत होंगी। हम कहते हैं कि पीपल, ये डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये नारा गढ़ देने से तो कुछ नहीं होने जाने वाला है। और उसमें हम कुछ चुन करके प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट में भेज देते हैं और वो ऊपर से बहुत तरह के निर्णय लेते हैं अपने अपने संदर्भ, अपने अपने समझ से। तो और वो भी एक दलीय निर्णय होता है। हम सब जानते हैं इस तरह की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें 33%, 35% बहुत हुआ 40 के अंदर ही पा करके जो है वो पूरे समाज, पूरे देश के निर्णायक हो जाते हैं, भाग्य विधाता हो जाते हैं। और उसके बाद वो उनकी जो आवाज है या जो कुछ शक्ति है वो सबकी शक्ति मानी जाती है। तो ये सब तो हम लोग जानते हैं, तो उससे तो कुछ होता नहीं है, उसी का तो दुष्परिणाम है जो ये सारा कुछ होता दिखाई दे रहा है। तो कैसे हम जनता की शक्ति को जनता के हाथ में सचमुच सही मायने में पहुंचा सकेंगे, यह बात जरूर समझने की है, इस पर विचार करना है। वो प्रणाली कौन सी होगी? क्या वो गांधी जी ने जो स्वराज की कल्पना की थी उसका कोई व्यवहारिक रूप होगा?
वो किसी परंपरागत समाज का होगा या किसी नए समाज का होगा, किसी नए संशोधित रूप होगा उसका। स्थानीय स्तर पर इकाई में किस तरह से शक्तियां केंद्रित होंगी, लेने के अधिकारी कैसे होंगे, वो अपने सरप्लस के बारे में कैसे निर्णय करेंगे, और उसमें राज्य हो या राष्ट्र हो उसकी क्या क्या भूमिकाएं बनती हैं, उसका हस्तक्षेप किस सीमा तक ग्राह्य हो सकता है, नहीं हो सकता है, और जो सरप्लस है उनका जो राष्ट्र के बीच का जो एक्सचेंज है वो किस तरह से संचालित हो सकता है। ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में व्यवस्थागत परिवर्तन, सिस्टमैटिक चेंजेस की जरूरत पड़ती है, और जिसके बारे में लोगों ने सुझाव दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल आ रही है। तो पहली बात तो अगर हमको इस तरह से कुछ करना है तो हमको सिस्टमैटिक जाना पड़ेगा, और जनता की शक्ति सचमुच जनता के हाथों में देनी होगी। उसको फैसला करने का अधिकार अपने स्तर पर, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, और फिर उसके बाद उसका जो कुछ सरप्लस बनता है उस सरप्लस से लेकर के राज्य और राष्ट्र जो की हैं कुछ और अन्य व्यवस्था या ऊपर की व्यवस्थाएं, चाहे वो प्रतिरक्षा का मामला हो, चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, देश की सीमाओं का मामला हो, इन सारे मसलों पर, या किसी बड़े ऐसे संसाधनों के विकसित करने का मामला हो जो स्थानीय स्तर पर संभव नहीं है, तो ये सब जो सरप्लस है उससे ही तो निर्मित होना हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनता की जो मूल अधिकार हैं उसके अपने जो मूल अधिकार न कहा जाए, जो उनके निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, उनका अधिकार होना चाहिए, उससे भी उनको पूरी तरह से काट दिया जाए और केवल ऊपर के आदेशों और ऊपर के निर्देशों, ऊपर के फरमानों या ऊपर की सहायता पर सब कुछ निर्भर हो जाए, तो वो तो हमेशा फिर असमानता का जनक होगा। वो तो एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। एक और पहलू जो निश्चित रूप से लोहिया जी भी कहते थे, किशन जी भी कहते थे, और भी बहुत सारे लोगों ने कहा, हमको अगर कोई समाज जिस तरह का बनाना है तो उसकी यंत्र प्रणाली भी तो उसी तरह की होनी चाहिए। यंत्र कैसा होगा, मैं एक वाकया इस बारे में बता देना चाहता हूँ। एक पुरानी घटना की, जब मोटर कार का प्रचार हो रहा था और अमेरिका में जब शोरूम मोटर कार के खुल रहे थे, तो उस पर एक स्लोगन लगा एक मोटर कार के शोरूम पर कि डिस्पेंस विद हॉर्स, घोड़े को छोड़ो, घोड़े के छोड़ो, अब मतलब यानी मोटर का युग आ गया है। ये 125 साल पहले की बात है, घोड़े को छोड़ने वाली बात, यानी एक नया यंत्र आ गया, एक नई चीज आ गई है। बहुत सारी नई चीजें इस बीच में हमने 100 सालों में पैदा कर दी है। सुविधा के तो पराकाष्ठा हो गई है। अब हम रिमोट और रोबोट में हैं, हर चीज रिमोट, हर चीज रोबोट, तो हम खुद रोबोट हो चुके हैं। तो यंत्र की इसकी यहां तक पहुंच चुकी है। ये टेक्नोलॉजी है क्या? ये जितने भी ऐसे यंत्र जो मानव श्रम को पूरी तरह से समाप्त करते हो, मानव के श्रम की आवश्यकता कर देते हो, और तमाम से ऐसे विस्थापन को प्रमोट करते हो या प्रेरित करते हो जो लोग अपनी हस्तकला से, अपने हाथों से, अपने श्रम से निर्मित करते थे, और जिसका एक बाजार मूल्य भी बनता था, उनको उसका कुछ अगर कोई रिवार्ड या पुरस्कार भी मिल सकता था, तो वो चीज ही उस हाथ से छिन गई। अब उसकी जगह किसी मशीन ने ले ली। और उसी तरह से चाहे वो जंगल का मामला हो, जल जंगल जमीन का मामला हो, चाहे जो भी मामले हो, मशीनों ने स्थापित करना शुरू कर दिया। आज साम्यवादी आंदोलन फेल क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो जो यूरोपीय किस्म के साम्यवादी आंदोलन थे वो तो लेबर मूवमेंट थे, और लेबर इंडस्ट्री का जब स्वरूप ही चेंज हो गया, जब उद्योगों का स्वरूप ही चेंज हो गया, तो लेबर मूवमेंट भी पीछे चले गए। अब लेबर की जरूरत ही उस तरह से नहीं रह गई है। तो इसीलिए अब इस तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हो रहे हैं कि भैया तुम 2 महीना काम करोगे और अब जाओ, ये पैसा लेकर के, तुम्हारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आती है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का युग शुरू हो गया। उसमें वो सारे लोग, यहाँ तक कि शिक्षक तक उसमें शामिल हो गया कि भाई बस इतना काम करो और लेके जाओ, समाज तुम्हारी कोई आगे की जिम्मेदारी, वो संस्था तुम्हारी कोई आगे की। तो ये सब उसी का दुष्परिणाम है। तो यानी कि धीमे धीमे डिस्प्लेसमेंट टेक्नोलॉजी, अभी तो बहुत खतरा आ गया। जब आप कह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगी, तो ऑनलाइन एजुकेशन अगर आप करेंगे तो फिर धीमे धीमे कि अरे भाई जब रिकॉर्डेड मैटर है, सब कुछ गूगल पर भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो आप उसको लगा दीजिए, टेप बजाइए, बायजू हो चाहे गायजू हो, जो इस तरह जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब लगा दीजिए, लोग पढ़ लिया करेंगे। अब इस पर बड़ी बहसें हैं, इसको समझने की जरूरत है कि
क्या इसी तरह से अगर समाज को निर्मित होना है, यानी कि दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ, ये विस्थापन का तकनीक है। ये प्रश्न उठते हैं, लोग कहते हैं भाई तकनीक तो तकनीक है, तकनीक तो विकसित होना उसका स्वाभाविक गुण है, तकनीक आप कैसे रोक सकते हैं विकसित होने से? इसमें कोई संदेह नहीं, तकनीक अपनी तरह से विकसित होगी ही होगी। लेकिन ये कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आविष्कार आवश्यकता की जननी नहीं होना चाहिए। अब हम कोई चीज नया प्रोडक्ट बना दें और उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च कर दें और कहें कि साहब ये आप लीजिए, आप कैंट की ऑक्सीजन लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन हवा में, वायुमंडल में नहीं मिलेगी आपको, तो कैंट की मशीन आपको ऑक्सीजन देगी। तो ये आवश्यकताओं को पैदा करना है, और क्योंकि पर्यावरण का ऑक्सीजन खत्म करना है एक तरफ, ये जो चीजें बड़ी खतरनाक है, दूसरे से जुड़ी हुई भी है। तो कहने का तात्पर्य कुल ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन का जो तकनीक है, उसके बारे में निर्णय कौन करेगा? उसके बारे में निर्णय तो मनुष्य को करना है ना, कि हमें क्लोन बनाना है कि नहीं बनाना है, हमको ये काम करना है या नहीं करना है। इसका तो निर्णय समाज वैज्ञानिक को करना है ना, लोगों को करना है। और इसलिए टेक्नोलॉजी के बारे में हम उसमें संशोधन करेंगे, हमारी क्या जरूरत है, इसकी प्राथमिकता है कि इसमें ज्यादा लोगों का श्रम भी लग सकता है और उचित यथोचित श्रम लगे। ऐसा नहीं कि डिवाइड किया जा रहा हो। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हमारा सीवर सिस्टम है, जो हमारे बेचारे बहुत सारे जो ये उसमें मर तक जाते हैं, उनके लिए जो हमको सूट की जरूरत है, उसके लिए जो यांत्रिकी की जरूरत है, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन उस पर हम पीछे चलते हैं, थोड़ा धीरे चलते हैं, उतनी जल्दी उसकी व्यवस्था नहीं करते हैं, क्योंकि उससे हम सीधे प्रभावित नहीं होते। प्रभावित तो वो व्यक्ति मर हो जाता है जो मर जाता है। इसलिए हम तकनीक के चुनाव में या उसको प्रमोट करने में, उसको आगे बढ़ाने में हम काफी अपने स्वार्थ की तरह से सोचते हैं। और स्वार्थ की तरह से हमसे हमारा तात्पर्य क्या है? वो लोग जो सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए हैं, वो लोग जो सत्ता के समर्थक हैं, वो लोग जो सत्ता के साथ हमजोली हैं। सत्ता चुनी जाती है जनता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा ज्यादा, और वो लोग वो करती है किसके लिए? जो लोग पहले से सुविधा संपन्न होते हैं उनके लिए। तो ये बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। कहने का तात्पर्य कि हम अगर हॉरिजेंटल विकास की बात सोचते हैं, लोगों के समानांतर और समता मूलक समाज के निर्माण की बात सोचते हैं, तो हमको सिस्टम्स, प्रणालियों में भी उसी तरह से परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, और बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, छोटा मोटा परिवर्तन नहीं। और अगर हमको यंत्र का चुनाव करना है, तो यंत्र भी हमको उसी तरह से चुनने होंगे जो जिसमें हमारे ज्यादा लोगों के सहभागिता हो सकती है, जो स्थानीय स्तर से लेकर के और ऊपर के स्तर में भी कर सकते हैं, और उसके फ्रेंड के रूप में काम कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, न कि उसको डिस्प्लेस करते हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट टेक्नोलॉजी जो है, ये खतरनाक चीज रही, और यही किया सोवियत रूस ने भी किया, सोवियत और अमेरिका ने भी किया। वो ये जो बड़े जो साइंस के आगे कदम बढ़ाने वाले थे, तो इनका जो कंपटीशन टेक्नोलॉजी का था, इन्होंने यंत्रों को अपने समाज के हिसाब से नहीं चुना। हाँ, अमेरिका ने तो अपने समाज के हिसाब से चुना। जो विकसित डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, लोकतंत्री देश हैं, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी चुनी, उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनी, क्योंकि उनके पास आदि कम थे, उनको श्रम के लिए उनको मशीनों की जरूरत हो सकती थी, उन्होंने धन कमा रखा था, उनके पास साधन थे, क्योंकि उन्होंने उपनिवेश बना। यूरोप के तमाम देशों ने उपनिवेशों से पैसा लिया, हमको शोषित किया, हमारा पैसा उधर गया, लूट का पैसा उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, और वो तो उसका सदुपयोग कर सकते थे इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अपने ढंग से। और हम उनकी तरफ देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी उन्होंने यहाँ ये विकसित की, तो हमको भी यही अडॉप्ट करनी है। हमको अडॉप्ट क्या, हमारा अपना प्रश्न था, हमारी अपनी जरूरतें थी। हमारे पास क्या ज्यादा है? हमारे पास मानव श्रम ज्यादा है, तो मानव श्रम को, उसको रेस्पेक्टफुली, उसको सम्मानजनक रूप से कितना हम उसके कामगार बना सकते हैं, लोगों के लिए कितना ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं, और सबके विकास के लिए वो व्यवस्थाएं दे सकते हैं। इसके चुनाव का जो समय था, वो हमने बहुत गंवा दिया है, बहुत नुकसान उठाया है, और ये असमानता लगातार बढ़ती गई है। अंत में धन और शक्ति मिल करके जिसके पास है,
जो शक्ति का कई स्वरूप, शक्ति का मतलब यही नहीं होता कि हर आदमी पुलिस ऑफिसर हो जाएगा, डंडा मारेगा। शक्ति का स्वरूप कई तरह का होता है, कुछ प्रत्यक्ष होता है, कुछ परोक्ष होता है, उसका एक समर्थक समूह होता है। ये सारी एक बड़ी विवेचनाओं का विषय है, जिस पर अभी करना उचित नहीं होगा। फिलहाल इतना ही पर केंद्रित होकर मैं अपनी बात समाप्त करना भी चाहूंगा कि दरअसल अगर हम किसी क्षैतिज समाज के विकास की बात सोचते हैं तो उसके पहले विचार तो स्पष्ट करना होगा, और उसके लिए किन बिंदुओं पर हमको सीधे बात और याद आ गई कि अगर हमारा समाज खास तौर से जो मूलभूत आवश्यकता है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसी चीजें हैं, आप हर व्यक्ति जानता है कि हर मनुष्य के अंदर ये है, वो अपनी संतानों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दे। अब सवाल है कि समाज में व्यवस्था क्या है। अगर उसके पास व्यवस्था नहीं है तो वो नहीं दे पाएगा, और जिसके पास व्यवस्था है वो अच्छे से अच्छा देना चाहेगा, देगा, और उसमें भी वो एक स्टेटस सिंबल की तरह देगा। तो हमारा बच्चा किस अच्छे स्कूल में पढ़ता है, हमारा बच्चा जो कि है वो दार्जिलिंग में पढ़ता है कि कहीं हिल स्टेशन में, कि यही लोकल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, इसमें भी एक स्टेटस सिंबल। उसके बाद भी अगर वो इंग्लैंड पढ़ने गया, अमेरिका पढ़ने गया या ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया, तो ये स्टेटस सिंबल है। तो जब असमानता रहेगी तो ये बनेंगे। तो जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की जिम्मेदारी अगर स्टेट नहीं लेता है, राज्य नहीं लेता, या लोग अपने से उसका निर्माण नहीं कर पाते और समानता की स्थिति नहीं पैदा कर पाते कि हमारा बच्चा और आपका बच्चा, सब बच्चे जिस वातावरण में चाहिए, जो उनको पूरी ज्ञान उनको मिलना चाहिए अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से भी और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से, अगर सबके लिए वो चीजें सर्वसुलभ होती हैं। ठीक है, कोई आगे पढ़ना चाहे, कोई कम पढ़ना चाहे, वो एक अलग चीज है। जिसके लिए लोग सोचते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल के लिए बढ़िया से बढ़िया पैसा चाहिए। तो अगर वो बढ़िया हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का एम्स है और वो सबके लिए उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो अगर सबके लिए उपलब्ध नहीं होगा मौके से, अगर वो कम है, तो निश्चित रूप से जुटाएंगे। तो वो लोग संपन्न हैं वो तो है ही हैं, जो लोग नहीं भी हैं वो उसी कोशिश में, उसी प्रयत्न में अपनी जमीन बेचेंगे, चाहे जो भी करेंगे, वो यानी सुविधा प्राप्त करने की कोशिश में लगेंगे, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है। तो उस मूलभूत आवश्यकता के लिए भी अगर समाज अपनी व्यवस्था नहीं कर पाता है, अगर जनता अपना निर्णय नहीं ले पाती है, वो अपना एक हॉस्पिटल नहीं देख पाती है, तो फिर यह सब कुछ ऊपर से निर्धारित होता रहेगा कि यहाँ पर एम्स लगेगा, कि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनेगा, या यहाँ क्या बनेगा, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ क्या ऊपर से भीख मांगने की चीजें रह गई हैं? ये क्या इस तरह से सोचने की चीजें रह गई हैं? पहुंचा कहाँ दिया है, ये बात सोचने की है। तो मूलभूत आवश्यकताएं जब पूरी होती हैं तो उसके ऊपर आप टापू खरीदते रहे। हालांकि हम जानते हैं कि जब इस तरह के समानांतर क्षैतिज समाज की बात होगी तो निश्चित रूप से फिर टापू खरीदने की स्थिति किसी की नहीं रह जाएगी, क्योंकि टापू तभी खरीदे जाते हैं जब बहुत सारे सहाय और बेबस बनाए जाते हैं। ये एक सीधा सिद्धांत है अर्थतंत्र का कि अर्थ कहीं से खींचता है तो कहीं पर जाके इकट्ठा होता है। तो वो इकट्ठा होने वाला जो अर्थ है, अर्थ को अगर हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर निश्चित रूप से आम समाज तो गरीब और इस असहाय या भूखमरी की स्थिति में रहेगा ही। तो इतनी बातों को इंगित करने के साथ ही मैं बहुत से और भी पहलू हैं, अगर हम एक भावी समाज का, एक क्षैतिज समाज का, एक वैकल्पिक व्यवस्था का अगर हम पूरा खाका बनाना चाहें तो उसके आयाम तो बहुत सारे हैं। हम उद्योगों पर अलग से बात करनी होगी, ग्रामीण क्षेत्र पर अलग से बात करनी होगी, हमको और भी बहुत सारे मसलों पर बात करनी होगी। लेकिन वो सबके एक समानांतर विकल्प हैं जिनको कि आप, लेकिन उनको आपने कभी अपनाया ही नहीं। जब अपनाया ही नहीं तो आपने पहले से कर दिया ये कैसे हो सकता है, ये कैसे। तो ज्यादातर हमने तो उस पद्धति को अपनाने के बिना ही जो है हमने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। तो ये मौका है ठहराव का, आज जो हम जिस स्थिति में हैं कि एक विविधता को कितने करीब से देख रहे हैं, उस असमानता को कितने करीब से अनुभव कर रहे हैं, रोज बरोज हमारे सामने वो चीजें रूबरू हो रही हैं। और अगर हम इस मौके पर भी चेतन नहीं हुए, अगर हम इस समय भी इस मौके पर भी अपने को इस दिशा में नहीं मोड़ सके, इस दिशा में भी लोगों को जागरूक नहीं कर सके, उन लोगों को
कुछ त्याग करने के लिए, कुछ अपनी लालची कम करने के लिए, कुछ अपनी सुविधाओं को शेयर करने के लिए अगर हम तैयार नहीं कर सके तो निश्चित रूप से हम किसी अच्छे भविष्य की कल्पना तो नहीं कर सकते। और इस तरह से खतरनाक स्थितियाँ कैसे क्या रूप लेंगी नहीं कर सकते। एक क्योटिक समाज की स्थिति बनती जा रही है। हाँ, अब अंतिम दो बिंदु ये इसमें कहने की जरूर रहते हैं कि आखिर होगा कैसे। तो ये तो बात बहुत साफ है मित्रों कि कोई भी बड़ा परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन होता है, बिना राजनीतिक उपक्रम के कोई परिवर्तन होता नहीं है। और जब तक सत्ता प्रतिष्ठान नहीं बदल जब तक सत्ता प्रतिष्ठान उसके लिए आगे नहीं आता है तो यदि राजनीतिक क्रिया तो करनी होगी, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, राजनीतिक क्रिया तो करनी पड़ेगी, लोगों को अपनी समझ से चुनाव भी करना होगा, समझ से परिवर्तन भी करना होगा। और दूसरा, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जो असंतोष जन उभार होते रहे हैं उन सबको समझ पैदा करनी पड़ेगी। उसको एक व्यापक समझ और व्यापक चेतना और व्यापक अभियान के रूप में परिवर्तित होना पड़ेगा। और तब जाकर के शायद कोई बड़े परिवर्तन की कल्पना हम लोग कर सकें। बस इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि शायद मैंने ऐसी कोई बात न कही हो जो आप लोगों को अन्यथा लगी हो। और ये सब कहते हुए भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी देर तक मेरी इस बात को सुना। धन्यवाद, नमस्कार। कोई प्रश्न आ रहा है क्या? कोई प्रश्न तो नहीं है।